नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं सिलेक्शन यूनिवर्सिटी का डे 5 मॉर्निंग सेशन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और क्रूशल फेस को समझने वाले हैं, वो समय जब भारत की कहानी एक नए मोड़ पर आती है। कल तक हम मौर्य, गुप्ता, मगध, नालंदा जैसी शानदार सभ्यताओं और एम्पायर्स की पीक देख रहे थे, लेकिन हिस्ट्री सीधी लाइन में नहीं चलती। हर बड़े एम्पायर के बाद एक ट्रांजिशन आता है, जहां पुरानी प्रणाली धीरे धीरे खत्म होती है और एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। और ये जो बीच का दौर होता है ना, इसी को हम कहते हैं एंशिएंट से मिडिवल इंडिया का परिवर्तन काल। इस परिवर्तन को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से वो बीज बोए जाते हैं जिनसे आगे चलकर दिल्ली सल्तनत, राजपूत पावर, अफगान मुगल राइवलरी और मिडिवल भारत का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये ट्रांजिशन क्लियर हो गया तो आगे का पूरा मिडिवल इंडिया आपको क्रिस्टल क्लियर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्ता पीरियड के बाद भारत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग समस्या आती है। गुप्ता एम्पायर अपने टाइम का सबसे स्टेबल, प्रॉस्पेरस और कल्चरल गोल्डन एज माना जाता है। लेकिन 5th सेंचुरी के आसपास जब होना आक्रमण शुरू होते हैं तो एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। गुप्तों के बाद कोई भी ऐसा मजबूत राजवंश सामने नहीं आता जो पूरे उत्तर भारत को एक लाइन में जोड़कर चला सके। यहीं से शुरू होती है रीजनल फ्रैगमेंटेशन, मतलब देश छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगता है। हर रीजन अपने लोकल किंग्स के अंडर चलने लगता है। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं बचती। और जब सेंट्रल पावर कम होती है ना, तब दो चीजें होती हैं। पहली, छोटे राज्यों की आपसी टकराहट बढ़ती है और दूसरी, बाहर से आने वाले आक्रमण आसान हो जाते हैं। इसी समय एक बहुत चमकदार कैरेक्टर भारत की हिस्ट्री में प्रवेश करता है, हर्षवर्धन। हर्ष गुप्ताओं के बाद वो शासक था जिसने फिर से एक बार नॉर्थ इंडिया को एक रूप में लाने की कोशिश की। उसका एम्पायर थानेश्वर से कन्नौज तक फैलता है और वो एक पीस लविंग स्कॉलर किंग माना जाता है। लेकिन हर्ष का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये कैसी विडंबना है, इतना बड़ा राजा, लेकिन मृत्यु के बाद एम्पायर फिर बिखर जाता है। और इसी बिखराव में से जन्म लेता है मिडिवल इंडिया का पहला स्वरूप। हर्ष के बाद भारत 3 बड़े क्षेत्रों में बंट जाता है। उत्तर में कन्नौज का स्ट्रगल शुरू होता है, पूर्व में बंगाल की शक्ति बढ़ने लगती है और दक्षिण में चालुक्य पल्लव राइवलरी अपना चरम पकड़ती है। ये वो समय था जब हर रीजन अपना एक स्वतंत्र आइडेंटिटी विकसित कर रहा था। और इसी बीच उभरते हैं राजपूत क्लैन्स। तोमर, चौहान, परमार, गहलोत, चंदेला, ये सब 7th to 10th सेंचुरी के बीच नॉर्दर्न इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर छा जाते हैं। राजपूत स्टेट्स शौर्य और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन एक समस्या हमेशा रहती है। राजपूत स्टेट्स आपस में ही लड़ते रहते थे, उनके बीच यूनिटी की कमी थी और यही कमी आगे चलकर पूरे नॉर्थ इंडिया के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करती है। और इसी दौरान एक और फिनोमेनन होता है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए 3 शक्तियां टकराती हैं, गुर्जरा प्रतिहारा, पालाज और राष्ट्रकूटाज। ये संघर्ष 200 साल तक चलता है। सोचो, 200 साल तक एक ही शहर को जीतने की लड़ाई। इसका इफेक्ट क्या होता है? सिंपल, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया अंदर ही अंदर कमजोर होते जाते हैं। और जब घर में हलचल हो तो बाहर का कोई भी ताकतवर आसानी से एंट्री कर सकता है। इसी बीच वेस्ट से आते हैं अर्ली टर्किश इन्वेडर्स। सबसे पहले आते हैं अरब फोर्सेस जो सिंध तक प्रवेश कर पाते हैं, और बाद में 10th और 11th सेंचुरी में आते हैं महमूद गजनी जैसे अटैकर्स जो भारत की राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ये सब घटनाएं एक ही डायरेक्शन की ओर इशारा करती हैं। भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। एंशिएंट इंडिया के बड़े एम्पायर्स गिर चुके थे, लोकल राज्यों की राइवलरी बढ़ रही थी और एक नई शक्ति धीरे धीरे भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और इसी बदलाव के बीच जन्म लेता है मिडिवल इंडिया का पहला व्यवस्थित रूप, दिल्ली सल्तनत। लेकिन सल्तनत का उदय कैसे हुआ? कैसे राजपूत किंगडम्स ने लास्ट तक विरोध किया? कैसे नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल वैक्यूम भरते भरते
फॉरेन पावर्स को रास्ता मिला। ये हम अगले पार्ट में विस्तार से समझेंगे। जब सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होती है तब सबसे पहले ट्रेड रूट्स और टैक्सेशन सिस्टम पर असर पड़ता है। गुप्ता पीरियड में जो स्मूथ ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन था वो धीरे धीरे टूटने लगता है। नॉर्थ इंडिया में जो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स थे जैसे पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन, उनका महत्व कम होने लगता है। सिटीज धीरे धीरे स्मॉल टाउन्स में बदलने लगती हैं। इसको हम कहते हैं डी अर्बनाइजेशन। और मिडिवल एरा की ये सबसे बड़ी खासियत थी। इसी टाइम पर लैंड ग्रांट सिस्टम तेजी से बढ़ता है। किंग्स, प्रीस्ट्स, स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट्स देने लगते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मदेया या अग्रहारा ग्रांट्स। ये सिस्टम एक तरफ सोशली स्कॉलर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल पावर को कमजोर करता है, क्योंकि राजा का रेवेन्यू डायरेक्टली कम होने लगता है। और यही वो समय है जहां से एक नए प्रकार का पॉलिटिकल सेटअप विकसित होने लगता है, फ्यूडलिज्म। छोटे लैंड होल्डर्स अपने एरियाज में इंडिपेंडेंट रूलर्स जैसा व्यवहार करने लगते हैं। आर्मी भी रीजनल बन जाती है। घास, अनाज, लाइव स्टॉक के रूप में टैक्स दिया जाने लगता है। यह पूरा स्ट्रक्चर मिडिवल इंडिया का आधार बन जाता है। अब इस पूरी स्थिति में राजपूत किंगडम्स का उभार सबसे ज्यादा दिखता है। राजपूत एक वॉरियर कम्युनिटी माने जाते थे। शौर्य, सम्मान और प्रतिशोध उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा था। तोमर राजवंश दिल्ली रीजन में मजबूत हो रहा था। चौहान अजमेर से दिल्ली तक अपनी पकड़ बढ़ा रहे थे। परमार मालवा में पावर बना रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा थी, राजपूत आपस में एक नहीं हो पाए। हर राजवंश अपने रीजन के लिए लड़ रहा था। यूनाइटेड फ्रंट नहीं क्रिएट हुआ। हिस्ट्री में बार बार एक बात दिखाई देती है कि जब तक भारत की शक्तियां आपस में फाइट करती रहती हैं, तब तक बाहरी शक्तियों को रास्ता मिल जाता है। और यही बात आगे चलकर सच होती है। अब हम आते हैं उस बड़ी घटना पर जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया को हिला दिया, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। कन्नौज नाम का एक शहर 8 से 10 सेंचुरी तक नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स का सेंटर बन जाता है। एक तरफ थे गुर्जरा प्रतिहारा नॉर्थ वेस्ट, दूसरी तरफ बंगाल के पाला और तीसरी तरफ डेक्कन के राष्ट्रकूटा। तीनों इस एक शहर को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि कन्नौज को कंट्रोल करना माना जाता था नॉर्थ इंडिया की लीडरशिप को कंट्रोल करना। लेकिन 200 साल तक चलने वाले इस संघर्ष में कोई भी फाइनल जीत हासिल नहीं कर पाता। इसका नतीजा, तीनों कमजोर हो जाते हैं और भारत का नॉर्थ एक तरह का पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन जाता है। अब यहीं से एंट्री होती है विदेशी शक्तियों की। अरब फोर्सेस ने सिंध में अर्ली पेनिट्रेशन किया था, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में स्टेबलाइज नहीं कर पाए। लेकिन 10th से 11th सेंचुरी में महमूद गजनी जैसे इन्वेडर्स बार बार अटैक्स करते हैं। ये अटैक सिर्फ लूट और प्लंडर के लिए थे, लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि नॉर्थ इंडिया को एक संगठित रक्षा की जरूरत है। लेकिन सिचुएशन और भी कमजोर होती जाती है जब पंजाब रीजन में गजनविद और फिर घुरिद पावर सशक्त होने लगती है। राजपूत किंगडम्स ने रेजिस्टेंस दिया, मगर फ्रैगमेंटेशन के कारण वो यूनिटी नहीं बना सके। और आखिरकार 1192 एडी के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार नॉर्थ इंडिया के राजनीतिक दरवाजों को खोल देती है। इसके बाद कुतुब-उद-दीन ऐबक दिल्ली में सत्ता स्थापित कर देता है और शुरू होता है मिडिवल पीरियड का फॉर्मल एरा, दिल्ली सल्तनत का राइज। चलिए दोस्तों, अब इस पूरे ट्रांजिशन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं। अब तक हमने देखा कि गुप्ता के गिरने के बाद भारत धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट गया था। हर्षा की डेथ के बाद पॉलिटिकल यूनिटी पूरी तरह टूट गई। राजपूत स्टेट्स आपस में उलझे रहे और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ने नॉर्थ इंडिया को कमजोर बना दिया। ये सब घटनाएं एक तरह से जमीन तैयार कर रही थीं एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए, और यही ऑर्डर आगे चलकर मिडिवल इंडिया का मुख्य आधार बना। अब हम उस पल पर आते हैं जहां से भारत का मिडिवल एरा वास्तव में शुरू होता है। नॉर्थ वेस्ट रीजन हमेशा से भारत का सबसे संवेदनशील दरवाजा रहा है। यहीं से फॉरेन पावर्स का प्रवेश सबसे आसान होता था। जब भारत एक मजबूत अंपायर के अंडर होता है, जैसे मौर्य या गुप्ता, तब ये दरवाजा बंद रहता है। लेकिन जैसे ही सेंट्रल पावर गिरती है, वैसे ही बाहरी शक्तियां मौके के इंतजार में रहती हैं। 11वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एक नई मुस्लिम शक्ति उभर रही थी, घुरिड्स। इनका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद घोरी। घोरी एक ऐसा शासक था जो गजनी की तरह सिर्फ लूट कर वापस नहीं जाना चाहता था, वो भारत में स्थायी शासन स्थापित करना चाहता था। और जब उसने नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखा,
टूटा हुआ राजवंश, आपसी संघर्ष, कमजोर रक्षा और कोई बड़ा केंद्रीय नेतृत्व नहीं, तो उसके लिए ये एक परफेक्ट अवसर था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है जहां पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन पूरी समस्या ये थी कि राजपूत किंग्स यूनाइटेड नहीं थे। विक्ट्री के बाद भी किसी ने एकजुट होकर अगली रणनीति नहीं बनाई और यही चूक एक साल बाद महंगी साबित होती है। 1192 एडी, तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार तैयारी पूरी तरह घोरी के पक्ष में थी। पृथ्वीराज की सेना बहादुर थी, लेकिन रणनीति, अनुशासन और संसाधन एक अलग स्तर पर थे। इस युद्ध का परिणाम नॉर्थ इंडिया की राजनीति को पूरी तरह बदल देता है। पृथ्वीराज हार जाते हैं और नॉर्थ इंडिया के दरवाजे खुल जाते हैं। घोरी वापस अफगानिस्तान चला जाता है, लेकिन अपना सबसे विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रभारी बना देता है। और यही वो पल है जहां पर एंशिएंट इंडिया की कहानी धीरे धीरे समाप्त होती है और मिडिवल इंडिया की नींव रखी जाती है। ऐबक धीरे धीरे अपने अधिकार को मजबूत करता है। उसके शासन के दौरान दिल्ली में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था विकसित होने लगती है। नई सेना, नया कानून, नया तबका, नया पॉलिटिकल कल्चर। भारत पहली बार एक बड़े इस्लामिक शासन के अंतर्गत आता है, जिसका प्रभाव अगले 600 साल तक चलता है। इस समय कुतुब कॉम्प्लेक्स, नए फोर्ट्स, सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री, अर्बन रिवाइवल, ये सब शुरू होते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि इस पूरे बदलाव की जड़ें एंशिएंट इंडिया में ही थीं। गुप्ता के पतन के बाद फ्रैगमेंटेशन, हर्षा के बाद वैक्यूम, राजपूत स्टेट्स की आपसी राइवलरी, कन्नौज के लिए 200 साल की लड़ाई, वीक फ्रंटियर डिफेंस, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति तैयार कर देते हैं जिसमें नॉर्थ इंडिया बाहरी आक्रमण के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, जब हम कहते हैं कि एंशिएंट से मिडिवल इंडिया का ट्रांजिशन हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ एक नए शासक का आना नहीं है। इसका मतलब है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक बदलाव, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, लैंड सिस्टम का बदलना, नए सांस्कृतिक संपर्क का शुरू होना और सबसे बढ़कर भारत का एक नए दौर में प्रवेश करना। ये पूरा परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ, ये कई सदियों का स्लो एवोल्यूशन था। एंशिएंट इंडिया के पतन और मीडिएवल इंडिया के उभार के बीच का ये पूरा सफर ही आज का हमारा चैप्टर था। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप मीडिएवल इंडिया को पढ़ेंगे तो हर विषय आपको उससे जुड़ा हुआ लगेगा, चाहे वो राजपूत रेजिस्टेंस हो, दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर आगे चलकर मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हो। इसी के साथ दोस्तों, डे 5 मॉर्निंग का सेशन यहीं पूरा होता है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज हमने समझा कि भारत का इतिहास एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर की तरफ सीधे नहीं बढ़ता, बल्कि बीच में एक लंबा परिवर्तन आता है, जहां पुराने राज्य टूटते हैं, नए शासक उभरते हैं और देश एक नए युग में कदम रखता है। गुप्ता के बाद का फ्रैगमेंटेशन, राजपूत पावर का उदय, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल और फिर फॉरेन पावर्स की एंट्री, ये सब मिलकर मिडिवल इंडिया का पूरी तरह ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं। अगर ये ऑडियो आपको समझने में मदद करी हो या आपकी तैयारी एक कदम और स्ट्रांग बनी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आपका सपोर्ट ही इस कोर्स को और बेहतर बनाता है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक सुनते रहिए, समझते रहिए और रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।